नमस्कार। इस वीडियो में हम जस्टिन गार्डर की नॉवल सोफीज वर्ल्ड के अध्याय 2 में प्लेटो का दर्शन पर चर्चा करेंगे। प्लेटो, जिनका जीवन काल 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस के एक महान दार्शनिक थे, जिनका विचार विश्व दर्शन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु। उनके दार्शनिक विचारों ने पश्चिमी दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। प्लेटो के दर्शन में आइडियलिज्म या सिद्धांतवाद एक केंद्रीय अवधारणा है। आइडियलिज्म का तात्पर्य है कि वास्तविकता का मूल स्वरूप विचारों की दुनिया में निहित है, न कि भौतिक वस्तुओं की सांसारिक दुनिया में। आइडियलिज्म की प्रमुख बातें। प्लेटो के अनुसार भौतिक दुनिया अस्थायी और अपूर्ण है। इसके विपरीत आइडियाज की दुनिया शाश्वत और पूर्ण है। उदाहरण के लिए, सौंदर्य या न्याय का कोई आदर्श रूप होता है जो भौतिक दुनिया की किसी भी वस्तु में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता। भौतिक वस्तुएं और घटनाएं केवल आइडियाज के छायाएं या अनुकरण होती हैं। भौतिक दुनिया की वस्तुएं और उनके गुण केवल अस्थायी और बदलते हैं, जबकि आइडियाज की दुनिया स्थिर और अनंत है। प्लेटो के अनुसार सच्चा ज्ञान केवल आइडियाज की दुनिया से प्राप्त किया जा सकता है। हमें भौतिक वस्तुओं के बारे में केवल छानबीन से जानकारी मिलती है, जो अस्थायी और भ्रमित होती है। वास्तविक ज्ञान और सत्य को समझने के लिए हमें विचारों और आइडियाज की दुनिया में जाना होगा। प्लेटो का मानना था कि आत्मा पूर्वजन्म में आइडियाज की दुनिया में रहती थी। जन्म के बाद आत्मा को आइडियाज की दुनिया के ज्ञान को पुनस्मरण करना होता है। यही ज्ञान प्राप्ति का सही मार्ग है। प्लेटो के अनुसार हमारी वास्तविकता का उद्देश्य और अर्थ आइडियाज की दुनिया में है। भौतिक वस्तुएं और उनके गुण केवल इस आदर्श वास्तविकता के संकेतक हैं, न कि पूरी सच्चाई। प्लेटो का सिद्धांतवाद न केवल उनके दार्शनिक विचारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि पश्चिमी दार्शनिकता पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने वास्तविकता और ज्ञान की समझ को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। प्लेटो का रूप या आइडिया का सिद्धांत उनके दर्शन का केंद्रीय तत्व है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक दुनिया में जो कुछ भी है वह केवल रूप या आइडिया की दुनिया का अपूर्ण और अस्थायी अनुकरण है। प्लेटो के अनुसार वास्तविकता 2 स्तरों में विभाजित है। भौतिक दुनिया, ये दुनिया अस्थायी, परिवर्तनशील और अपूर्ण है। यहाँ की वस्तुएं और घटनाएं केवल आइडियाज की छायाएं हैं। रूप या आइडिया की दुनिया, ये दुनिया शाश्वत, स्थिर और पूर्ण है। यहाँ वास्तविक और शुद्ध रूपों का अस्तित्व होता है, जैसे सौंदर्य, न्याय या सच्चाई के आदर्श रूप। प्लेटो का कहना था कि हर भौतिक वस्तु का एक आदर्श रूप होता है। उदाहरण के लिए, कुर्सी का आदर्श रूप या सौंदर्य का आदर्श रूप होता है। ये आदर्श रूप भौतिक वस्तुओं से स्वतंत्र होते हैं और केवल विचारों की दुनिया में मौजूद होते हैं। प्लेटो के अनुसार ज्ञान केवल आइडियाज की दुनिया से प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक वस्तुओं की सीमाओं और परिवर्तनशीलता के कारण वे सच्चे ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकती। इसलिए वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें आइडियाज की दुनिया में प्रवेश करना होता है। प्लेटो ने इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए कई उपमाएं दी, जैसे गुफा की उपमा। इस उपमा के अनुसार लोग एक गुफा में बंद होते हैं और दीवार पर छायाएं देखते हैं, जो वास्तविकता की केवल छाया होती हैं। गुफा से बाहर निकलकर ही वे वास्तविक रूपों और सच्चाई को देख सकते हैं। प्लेटो का मानना था कि आत्मा पूर्वजन्म में आइडियाज की दुनिया में रही है। जन्म के बाद आत्मा उस ज्ञान को स्मरण करने की कोशिश करती है। इसे एमनीशिया या स्मरण सिद्धांत कहा जाता है। भौतिक वस्तुएं केवल आइडियाज का अनुकरण करती हैं और कभी भी उनके आदर्श रूप को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकती। इस प्रकार भौतिक दुनिया की वस्तुएं केवल अस्थायी और अपूर्ण होती हैं। प्लेटो का रूप या आइडिया का सिद्धांत दार्शनिकता, ज्ञान और वास्तविकता की हमारी समझ को गहराई से प्रभावित करता है। इसके माध्यम से प्लेटो ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि वास्तविकता का स्थायी और आदर्श रूप केवल विचारों की दुनिया में ही होता है। प्लेटो का ज्ञान और सत्य पर दृष्टिकोण उनके दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अनुसार ज्ञान और सत्य की प्राप्ति भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे होती है और केवल आइडियाज की दुनिया से संभव है। यहाँ प्लेटो के ज्ञान और सत्य के सिद्धांत को विस्तार से समझाया गया है। प्लेटो का मानना था कि भौतिक दुनिया के माध्यम से प्राप्त ज्ञान अस्थायी और असंगत होता है।
भौतिक वस्तुएं लगातार बदलती रहती हैं और इसलिए हमें सही और स्थिर ज्ञान नहीं प्रदान कर सकती। प्लेटो के अनुसार सच्चा ज्ञान वह है जो आइडियाज की दुनिया से आता है। आइडियाज की दुनिया स्थिर और शाश्वत होती है, इसलिए वहां प्राप्त ज्ञान सच्चा और स्थिर होता है। प्लेटो ने कहा कि आत्मा जन्म के पूर्व आइडियाज की दुनिया में रहती थी और जन्म के बाद उसे ज्ञान पुनस्मरण करना पड़ता है। यही कारण है कि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया एक प्रकार की स्मरण प्रक्रिया है, न कि पूरी तरह से नई जानकारी की खोज। सही शिक्षा वह है जो आत्मा को आइडियाज की दुनिया के ज्ञान की ओर ले जाती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा को सच्चाई और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करना होता है। सत्य आइडियाज की दुनिया में निहित है। भौतिक वस्तुएं केवल आइडियाज के छायाएं हैं और वे पूर्ण सत्य को प्रकट नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, सौंदर्य का आदर्श रूप वास्तविक सत्य है, जबकि भौतिक वस्तुएं केवल उसकी छाया हैं। प्लेटो का मानना था कि सत्य की प्राप्ति के लिए आत्मा को आइडियाज की दुनिया में जाना होता है, जो केवल भौतिक इंद्रियों से संभव नहीं है। सत्य केवल तर्क और विचार के माध्यम से समझा जा सकता है। प्लेटो ने यह भी कहा कि आदर्श राज्य और समाज तब बन सकते हैं जब उसके शासक दार्शनिक हों, क्योंकि वे केवल वही लोग होते हैं जो सत्य और आइडियाज की दुनिया को सही से समझ सकते हैं। ज्ञान और सत्य का रिश्ता बहुत गहरा है। सच्चा ज्ञान वही होता है जो सत्य को प्रकट करता है। भौतिक दुनिया से प्राप्त जानकारी केवल आंशिक और भ्रमित होती है, जबकि सच्चा ज्ञान आइडियाज की दुनिया से आता है। प्लेटो ने ज्ञान की प्रक्रिया को एक पुनस्मरण के रूप में देखा, जहां आत्मा पूर्वजन्म में आइडियाज की दुनिया में रही थी और जन्म के बाद उसे उस ज्ञान को पुनः प्राप्त करना पड़ता है। प्लेटो का ज्ञान और सत्य पर दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि वास्तविकता और सच्चाई केवल भौतिक दुनिया से परे विचारों और आदर्श रूपों की दुनिया में होती है। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान और सत्य प्राप्त करने के लिए हमें भौतिक इंद्रियों की सीमाओं से बाहर निकलकर विचार और तर्क की दुनिया में प्रवेश करना होता है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक उनके राजनीतिक दर्शन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की है, जहां शासक दार्शनिक होते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय वही है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और राज्य का हर हिस्सा यानी शासक, सैनिक, श्रमिक अपने नियत कार्यों का सही तरीके से निर्वहन करे। प्लेटो का कहना था कि आदर्श राज्य तब सफल होगा जब प्रत्येक वर्ग अपने विशेष कार्यों का पालन करेगा और समाज में उचित संतुलन रहेगा। शासक वर्ग समाज के न्यायपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करता है, सैनिक वर्ग सुरक्षा प्रदान करता है और श्रमिक वर्ग आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्लेटो के अनुसार न्याय तब होता है जब हर व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य को सही तरीके से करता है और किसी अन्य वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। न्याय केवल सामाजिक संतुलन और वर्गों के सही वितरण से ही संभव है। प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को आदर्श राज्य की संरचना से जोड़ा। उनके अनुसार न्याय केवल तब प्रकट होता है जब समाज के प्रत्येक सदस्य अपने दायित्वों को निभाता है और अपनी भूमिका में सच्चा रहता है। प्लेटो ने शिक्षा को राज्य और न्याय की समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना। आदर्श राज्य में शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को सही और न्यायपूर्ण समाज के लिए तैयार करना है। आदर्श राज्य को केवल दार्शनिक शासक ही चला सकते हैं, क्योंकि वे केवल वही लोग होते हैं जो सत्य और न्याय की वास्तविक समझ रखते हैं। प्लेटो का आत्मा का त्रिविध सिद्धांत उनके दार्शनिक विचारों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक भाग की अपनी विशेष भूमिका और गुण होते हैं। लोगोस यानी बुद्धि या आत्मा का वह हिस्सा है जो तर्क, ज्ञान और समझ से संबंधित है। इसका मुख्य कार्य सच्चाई की खोज और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना है। बुद्धि या लोगोस ज्ञान, समझ और निर्णय शक्ति को प्रकट करता है। यह आत्मा को सही और उचित मार्ग पर चलने में मदद करता है। प्लेटो के अनुसार आदर्श समाज में यह भाग शासक वर्ग से संबंधित होता है, जो राज्य को सही और न्यायपूर्ण तरीके से चलाता है। थूमोस यानी उत्साह, यह आत्मा का वह हिस्सा है जो साहस, उत्साह और सम्मान की भावनाओं से संबंधित है। इसका मुख्य कार्य आत्मसंरक्षण और प्रेरणा प्रदान करना है। थूमोस साहस, वीरता और सम्मान की भावना को प्रकट करता है।
यह आत्मा को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। प्लेटो के आदर्श समाज में यह भाग सैनिक वर्ग से संबंधित होता है, जो राज्य की रक्षा और सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। एपिथूमिया यानी इच्छाएं, ये आत्मा का वह हिस्सा है जो भौतिक सुखों, इच्छाओं और वासना से संबंधित है। इसका मुख्य कार्य भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। एपिथूमिया इच्छाएं, भौतिक सुख और वासना को प्रकट करता है। यह आत्मा को भौतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। प्लेटो के आदर्श समाज में यह भाग श्रमिक वर्ग से संबंधित होता है, जो आर्थिक गतिविधियों और भौतिक उत्पादन को संचालित करता है। प्लेटो का मानना था कि आत्मा का संतुलन तभी संभव है जब इन तीन भागों का सही संतुलन बना रहे। यदि बुद्धि प्रबल है तो व्यक्ति उचित और न्यायपूर्ण निर्णय ले सकता है। यदि उत्साह प्रबल है तो व्यक्ति साहस और वीरता से परिपूर्ण रहेगा। यदि इच्छाएं प्रबल होती हैं तो व्यक्ति भौतिक सुखों और इच्छाओं की ओर आकर्षित होगा। प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय तब होता है जब आत्मा के ये तीन भाग यानी बुद्धि, उत्साह और इच्छाएं संतुलित होते हैं और प्रत्येक भाग अपनी उचित भूमिका निभाता है। जब आत्मा का कोई भी भाग अत्यधिक प्रबल या कमजोर हो जाता है तो यह असंतुलन और अन्याय को जन्म देता है। प्लेटो का आत्मा कात्रविद सिद्धांत यह दर्शाता है कि आत्मा की विभिन्न क्षमताएं और भावनाएं समाज और व्यक्तिगत जीवन के न्याय और संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हैं। आदर्श राज्य और व्यक्ति तभी सफल होते हैं जब ये तीन भाग संतुलित और अपनी उचित भूमिका निभाते हैं। प्लेटो का कला और मिमेसिस पर दृष्टिकोण उनके दर्शन में महत्वपूर्ण पहलू है। प्लेटो ने कला और उसकी भूमिका पर विचार किया है, विशेष रूप से इसके सत्य और ज्ञान के साथ संबंध को लेकर। प्लेटो के अनुसार कला का मुख्य उद्देश्य मिमेसिस या अनुकरण होता है। इसका तात्पर्य है कि कला भौतिक दुनिया के वस्तुओं और घटनाओं का अनुकरण करती है। कला केवल बाहरी रूपों की छाया होती है और यह वास्तविकता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है। प्लेटो का कहना था कि भौतिक वस्तुएं स्वयं आदर्श रूपों की छायाएं होती हैं। कला इन भौतिक वस्तुओं का अनुकरण करती है, इसलिए यह वास्तविकता की केवल छाया होती है। प्लेटो ने इसे 3 बार असली के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जहां कला वास्तविकता की तीसरी परत होती है। प्लेटो ने कला की आलोचना की और इसे सच्चाई से दूर मानते हुए कहा कि यह केवल अभ्रामकता और भ्रम पैदा करती है। कला हमें वास्तविकता के वास्तविक रूपों से दूर ले जाती है और केवल आंशिक और भ्रमित छायाएं प्रस्तुत करती है। प्लेटो ने यह भी माना कि कला हमारे भावनाओं को उत्तेजित करती है, हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने से रोक सकती है। कविता और नाटक जैसी कला श्रृंगारिक भावनाओं को उज्जित करती थी, हैं जो व्यक्तियों को अपने वास्तविक कर्तव्यों और दायित्वों से हटा सकती है। प्लेटो के आदर्श राज्य में कला का विशेष स्थान नहीं था। उन्होंने सोचा कि कला, विशेष रूप से कविता और नाटक, राज्य की नैतिकता और समाज के आदर्शों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि कला को राज्य की शिक्षा प्रणाली में नियंत्रित और संयमित किया जाना चाहिए। प्लेटो ने कला को शिक्षा का एक भाग मानते हुए कहा कि यह सकारात्मक ढंग से उपयोग की जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कला को ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो नैतिकता और सत्य के अनुरूप हो। प्लेटो ने कला और सौंदर्य को भी आदर्श रूपों के संदर्भ में देखा। कला का आदर्श सौंदर्य केवल आइडियाज की दुनिया से प्राप्त किया जा सकता है और भौतिक दुनिया में केवल अस्थायी रूपों और छायाओं के रूप में प्रकट होता है। प्लेटो का मानना था कि कला केवल सत्य की खोज में एक साधन हो सकती है, लेकिन यह सत्य को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकती। इसलिए कला को सत्य की समझ में सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अंतिम सत्य के रूप में। प्लेटो का कला और मिमेसिस पर दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि उन्होंने कला को वास्तविकता के एक अस्पष्ट और भ्रामक अनुकरण के रूप में देखा। उन्होंने कला के सामाजिक और नैतिक प्रभाव पर भी ध्यान दिया और इसे एक नियंत्रित और संयमित तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता को महसूस किया। प्लेटो के लिए शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक और अंतर्दृष्टिपूर्ण घटक थे। प्लेटो का मानना था कि सही शिक्षा और दार्शनिक चिंतन समाज और व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। यहाँ प्लेटो के शिक्षा और दर्शन के विचारों को विस्तार से समझाया गया है। शिक्षा केवल जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के आत्मा को ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करना है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को ज्ञान, समझ और नैतिकता की ओर ले जाना होता है। प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना
और इसे बालकों में नैतिकता और आदर्श गुणों को विकसित करने के रूप में देखा। उन्होंने ये सुझाव दिया कि शिक्षा को एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्रणाली में व्यवस्थित किया जाना चाहिए जो समाज के आदर्शों और नैतिक मूल्यों को सही ढंग से प्रस्तुत कर सके। प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दार्शनिकों को विशेष रूप से शिक्षा दी जाती है ताकि वे समाज के शासक बन सकें। उन्होंने दार्शनिक शिक्षा को एक गंभीर और गहन अध्ययन के रूप में देखा जिसमें तर्क, ज्ञान और सत्य की खोज शामिल होती है। शिक्षा केवल भौतिक और सामाजिक ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसमें नैतिकता, न्याय और आदर्शों की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक और न्यायपूर्ण तरीके से सोचने और कार्य करने के लिए तैयार करना है। प्लेटो के अनुसार दर्शन का मुख्य उद्देश्य सत्य और ज्ञान की खोज करना है। दर्शन आत्मा की गहराई से समझ और ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह ज्ञान केवल भौतिक वस्तुओं से परे जाकर आदर्श रूपों और विचारों की दुनिया में प्राप्त किया जा सकता है। प्लेटो ने दर्शन को विवेचनात्मक और आलोचनात्मक सोच के रूप में देखा, जिसमें तर्क और विश्लेषण के माध्यम से सत्य की खोज की जाती है। दर्शन केवल तर्क और विचार की दुनिया में सीमित नहीं होता, यह भौतिक और आध्यात्मिक वास्तविकताओं के गहरे अध्ययन को भी शामिल करता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य में दार्शनिकों को शासक के रूप में रखा क्योंकि उन्होंने मान्यता दी कि केवल दार्शनिक ही समाज को सही तरीके से समझ सकते हैं और उसे न्यायपूर्ण ढंग से चला सकते हैं। दार्शनिकों की शिक्षा और समझ उन्हें राज्य के आदर्श सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम बनाती है। प्लेटो ने दर्शन को ज्ञान और सत्य की खोज के एक साधन के रूप में देखा। दर्शन के माध्यम से व्यक्तियों को आइडियाज की दुनिया में प्रवेश करना होता है और वास्तविक सत्य को समझना होता है। उन्होंने ये माना कि सच्चा ज्ञान और सत्य केवल तर्क और विचार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक होते हैं। शिक्षा को दार्शनिक चिंतन और विश्लेषण से युक्त होना चाहिए ताकि व्यक्तियों को सही ज्ञान और नैतिकता प्राप्त हो सके। दर्शन को एक शैक्षिक प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए जो व्यक्तियों को गहन विचार और समझ प्रदान करे। प्लेटो का शिक्षा और दर्शन पर दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि उनके लिए शिक्षा केवल सूचना के प्रसार तक सीमित नहीं है, यह एक गहन नैतिक और दार्शनिक प्रक्रिया है। दर्शन और शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों और समाज को सत्य, न्याय और आदर्श की ओर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। प्लेटो की दार्शनिक विचारधारा में आत्मा का अमरत्व एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्लेटो ने आत्मा की स्वतंत्रता और अमरता को उनके विभिन्न ग्रंथों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। प्लेटो का मानना था कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। उनके अनुसार आत्मा मृत्यु के समय शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन यह कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा का अस्तित्व शरीर के परे होता है और यह पुनर्जन्म के चक्र में शामिल होती है। प्लेटो ने पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किया। उनके अनुसार आत्मा बार बार भौतिक रूपों में जन्म लेती है और प्रत्येक जीवन में अपने पूर्व जीवन के कर्मों का अनुभव करती है। आत्मा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना और दार्शनिक समझ हासिल करना होता है ताकि आदर्श रूपों के साथ एकजुट हो सके। प्लेटो ने आत्मा की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव करती है जब यह तर्क और विवेक के अनुसार जीवन जीती है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होती है। प्लेटो ने आत्मा की नैतिक जिम्मेदारी को भी स्वीकार किया। उन्होंने माना कि आत्मा अपने कर्मों के परिणामों का सामना करती है और इसके आधार पर इसे अगले जीवन में उचित या अनुचित फल प्राप्त होते हैं। प्लेटो ने आत्मा की गहरी समझ को महत्वपूर्ण माना और इसे आदर्श रूपों की दुनिया की खोज से जोड़ा। आत्मा को ज्ञान और सच्चाई की प्राप्ति के लिए दार्शनिक मार्ग पर चलना चाहिए। प्लेटो की एथिक्स उनके दार्शनिक विचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें उन्होंने नैतिकता, न्याय और आदर्श जीवन के सिद्धांतों को विस्तार से प्रस्तुत किया। यहाँ प्लेटो की एथिक्स के प्रमुख पहलुओं को हिंदी में समझाया गया है। प्लेटो ने न्याय को आत्मा और समाज के विभिन्न भागों के बीच संतुलन के रूप में देखा। उनके अनुसार न्याय तब होता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी उचित भूमिका निभाता है और समाज में किसी भी वर्ग का हस्तक्षेप नहीं होता। आदर्श राज्य में न्याय का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि न्याय तब संभव है जब शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और श्रमिक वर्ग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते।
प्लेटो ने सच्चे सुख को नैतिकता और आदर्श जीवन से जोड़ा। उनके अनुसार सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति न्यायपूर्ण, नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से जीवन जीता है। प्लेटो ने नैतिकता को सच्चाई की खोज के रूप में देखा। उन्होंने ये माना कि नैतिकता केवल तर्क और ज्ञान के माध्यम से समझी जा सकती है, न कि केवल भौतिक इंद्रियों के माध्यम से। प्लेटो ने नैतिकता को धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्य से भी जोड़ा। उन्होंने मान्यता दी कि नैतिकता और सच्चाई की खोज आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। प्लेटो की एथिक्स उनके दार्शनिक विचारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नैतिकता, न्याय और आदर्श जीवन की खोज को महत्वपूर्ण मानता है। उनके विचार आज भी नैतिकता और दार्शनिक चिंतन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्लेटो का दर्शन अपने समय की सीमाओं से आगे निकलकर आने वाले युगों तक प्रभावी रहा। उनका विचार दर्शन, राजनीति, शिक्षा और नैतिकता के क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के रूप में माना जाता है। प्लेटो की दर्शन शास्त्र में विचारों की व्यापकता और गहराई ने उन्हें एक प्रमुख दार्शनिक बना दिया। उनके दर्शन की मुख्य धारणाओं को समझने से उनके विचारों के प्रभाव और महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। प्लेटो का आदर्श रूपों का सिद्धांत यह बताता है कि भौतिक दुनिया केवल आदर्श रूपों का प्रतिबिंब है। सच्चा ज्ञान और वास्तविकता आदर्श रूपों की दुनिया में मिलते हैं, न कि भौतिक वस्तुओं में। प्लेटो का दर्शन शास्त्र ज्ञान, न्याय और नैतिकता के क्षेत्रों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उनकी विचारधारा ने पश्चिमी दार्शनिक परंपरा को प्रभावित किया और आज भी ये विचार प्रासंगिक हैं। प्लेटो के विचार शिक्षा, राजनीति और नैतिकता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करते हैं और मानव सोच को गहराई से समझने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्लेटो के दर्शन की व्याख्या। अगले वीडियो में हम एरिस्टोटल के दर्शन पर विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।